करप्शन के खात्मे और शफाफियत पर यकीन रखती है। अगर हमें कम करने की कोशिश की तो हम आपकी भी इंशेंट बजा देंगे। मैं डरता नहीं हूँ। That I will be president for all Americans. जी से शुरू होता है हर सवाल और हर जरूरी सवाल के जवाब के लिए तजुर्बे, तहकीक और हकाइक पर मबनी पाकिस्तान का सबसे काबिल एतबार न्यूज प्रोग्राम जी फॉर गरीदा। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले एक नजर उन खबरों पर जिन पर आज हम सवाल उठाएंगे। एक साल पहले रेंजर छापों के दौरान खुद साख्ता जिला वतन होने वाले आसिफ जरदारी की आज वतन वापसी से चंद घंटों पहले करीबी साथी के दफातर पर रेंजर्स के छापे, बड़ी तादाद में असलहा बरामद, 5 अफराद गिरफ्तार, अहम रिकॉर्ड भी कब्जे में। रेंजर्स छापों का मकसद क्या था और इसके असरात क्या होंगे, बताएंगे आपको प्रोग्राम में। 18 माह बाद साबिक सदर आसिफ जरदारी वतन वापस लौट आए। पहली तकरीर से तासुर तो मुस्बत दिया, लेकिन क्या एस्टैब्लिशमेंट को जरदारी साहब कबूल होंगे? आसिफ जरदारी के करीबी साथी अनवर मजीद के दफातर पर छापे विफाकी इदारे रेंजर्स ने मारे। क्या विफाक इन छापों से लाइल्म था या अहकामात इस्लामाबाद से आए? नून लीग के खिलाफ कामयाब तहरीक चलाने के लिए अपोजिशन का मजबूत ग्रैंड अलायंस नागुज़ीर है। क्या जरदारी की वतन वापसी पीपल्स पार्टी और पीटीआई में मुफाहिमत का नया दरवाजा खोल सकती है? और अपने कयाम के 10 महीने बाद भी पाक सरजमीन पार्टी मुस्तकबिल का वाज़ेह लाएअमल नहीं रखती। क्या अब पीएसपी अपना सियासी किला पक्का करने की पोजीशन में नहीं रही? इस्लामाबाद से लेकर कराची तक आज खबरों के हवाले से हंगामा खेज दिन रहा। पहले इस्लामाबाद में आज अहम मुलाकात हुई, जहां साबिक कोर कमांडर कराची और मौजूदा DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार ने ओहदा संभालने के बाद वजीर आजम नवाज शरीफ साहब से पहली बासाब्ता मुलाकात की। इसके बाद कराची से इंतहाई अहम खबर सामने आई। सिंध रेंजर्स ने आसिफ अली जरदारी के मुबैना करीबी दोस्त अनवर मजीद की कंपनी ओमनी ग्रुप के कराची में 2 ऑफिस पर छापा मारा और बड़ी तादाद में असलहा बरामद कर लिया। दस्तावेजात भी कब्जे में लिए और 5 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया। सिंध रेंजर्स की जो प्रेस रिलीज सामने आई उसके मुताबिक गैर कानूनी असलहा था, शरपसंद अनासिर की माली मुआविनत की गई थी और इन सब की मुसद्दिका इत्तला थी। और 2 दफातर पर छापे के बारे में सिंध रेंजर्स ने तफसीलात से आगाह किया। एक II चंद्रीगढ़ रोड कराची और दूसरा हॉकी स्टेडियम में। जो असलहा बरामद किया गया उसकी तफसीलात बड़ी हैरानकुन है। 17 क्लाशनकोफ, 4 पिस्टल, 3225 किस्म का एम्यूनेशन और 9 बॉल बम। यहाँ पर यह सवाल भी पैदा होता है कि इतनी बड़ी तादाद में असलहा इन दफातर में क्या कर रहा था। लेकिन जो ओमनी ग्रुप है, ओमनी ग्रुप आसिफ अली जरदारी साहब के करीबी दोस्त अनवर मजीद की कुछ कंपनीज हैं, उनके कंसोर्शियम का नाम है। ओमनी ग्रुप की तफसीलात हम आपके सामने ला रहे हैं। इसके तहत कुछ शुगर मिल्स काम करती हैं, एक राइस मिल काम करती है और 2 मजीद कंपनियां हैं जो कि काम करती हैं। नोडेरो शुगर मिल्स, न्यू दादू शुगर मिल्स, अंसारी शुगर मिल्स, भवानी मिल्स, टंडू वाला यार शुगर मिल्स, खोशकी शुगर मिल्स, शिकारपुर राइस मिल्स, पाक एथनॉल प्राइवेट लिमिटेड और ओमनी पॉलीमर पैकेजेस प्राइवेट लिमिटेड। ये वो 8 कंपनियां हैं जो कि ओमनी ग्रुप के तहत काम करती हैं। आज जब ये कराची में छापे मारे गए तो इसके चंद ही घंटों बाद आसिफ जरदारी साहब वतन वापस आ गए। उनकी वापसी और छापों के हवाले से सियासी असरात क्या होंगे, इस पर हम बात करेंगे अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह साहब से। लेकिन पहले ये बात कर लें कि रेंजर्स के इन छापों का मकसद क्या है और कराची की सियासत पे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत पे इसका असर क्या पड़ेगा। मेरे कराची से हैं एक्सप्रेस
न्यूज के रिपोर्टर जुहेब जिएजा। जुहेब, पहले खबर सामने आई थी कि 3 दफातर पे छापे मारे गए हैं, उसके बाद खबर आई कि 2 दफातर पे छापे मारे गए हैं। कितने दफ्तरों पे छापे हुए और तीसरी जगह जो छापा मारा गया था वो कौन सी जगह थी? आज देखिए बिल्कुल गरीदा फारूकी, ये 11:15 बजे रेंजर्स ने अपनी कार्रवाई का आगाज़ किया था और सबसे पहले जो पहली कार्रवाई रेंजर्स की जानिब से की गई वो हमने देखा कि आईए चंडीगढ़ रोड पे जो ओमनी ग्रुप का जो दफ्तर है वहाँ पर की गई और रेंजर्स को खुफिया इतलात मौसूल हुई थी असले की मौजूदगी की, जिसकी बिना पर रेंजर्स ने वहाँ पर कार्रवाई की थी। रेंजर्स 11:15 बजे वहाँ पर पहुंची और अंदर पहुँचने के बाद उसने जो तमाम गैर मुताल्लिका अफराद थे उनको बाहर निकाल दिया और जो दफातर के अंदर जो भी कागजात थे, जो रिकॉर्ड था, वो अपने कब्जे में ले लिया। रेंजर्स को कुछ अहम मालूमात पहले से ही इंफॉर्मेशन थी, उसी की बिहाफ पे रेंजर्स ने वहाँ पर कार्रवाई की और जो अफराद दहशतगर्दों की जो माली मुआवनत में जो पैसे की जो तरसील बाहर होती है, उन अफराद को जो है रेंजर्स ने अपनी हिरासत में ले लिया। 2 अफराद थे जिन्हें रेंजर्स ने हिरासत में लिया था और उसके बाद वहां से रेंजर्स ने असला भी बरामद किया। उसके बाद क्लाशनकोफ 3225 किस्म का एम्यूनिशन, ये इतना असलहा इन ऑफिसेज में कर क्या रहा था? और ये 5 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, इनकी हैसियत क्या है, इनकी अहमियत क्या है इन हवाले से? अजित के गरीदा, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सवाल किया। ये तमाम जो असला है ये इसमें कुछ कानूनी भी है और गैर कानूनी भी असला है और रेंजर्स ने अपने एलामिये में यही बताया कि इन तमाम असले की जो मालिक है उससे इसके जो है वो लाइसेंस चेक किया जाएगा कि इसकी कानूनी हैसियत क्या है और उसके बाद उन मालिकान के खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरह आपने बताया तो ये तमाम असला एक दफ्तर से नहीं निकला, बल्कि ये असला दो दफातर से बरामद हुआ है, एक आईए चंडीगढ़ रोड से और दूसरा नेशनल हॉकी स्टेडियम से। जब रेंजर्स आईए चंडीगढ़ रोड के दफ्तर पहुंची थी, छापा मारा था, तो बिल्कुल उस वक्त जो दूसरा दफ्तर था जो स्टेट लाइफ बिल्डिंग 10 नंबर मेट्रोपोल होटल के करीब था, वहां जितना भी अमला था जो अहम पोस्टों पर मौजूद था, वो तमाम का तमाम वहां से फरार हो गया। उनके दिल में क्या चोरी थी वो फौरन वहां से निकल गए। जैसे ही रेंजर्स ने अपनी दूसरी टीम वहां पर रवाना की, ये 5 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, इनकी गिरफ्तारी की हैसियत क्या है, अहमियत क्या है इनकी गिरफ्तारी की? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं कि इनकी क्या हैसियत है। जो पहला जो रेंजर से छापा मारा था, वहां से 3 अफराद को रेंजर्स ने जो है वो हिरासत में लिया था। एक अमजद था जो बैंक का स्टाफ था, जबकि दूसरा रजब अली था जो सिक्योरिटी गार्ड था और इसके अलावा एक शहजाद था जो सिक्योरिटी कंपनी का सुपरवाइजर बताया जाता है। इसके अलावा जब रेंजर्स से दूसरा छापा मारा तो उसमें रेंजर्स ने वहां से लैपटॉप, कंप्यूटर्स भी अपनी तहवील में लिए, जो बताए जाते हैं कि उसमें अहम रिकॉर्ड था तमाम शुगर मिल्स का, जिसमें करप्शन थी बहुत ज्यादा, उसको तमाम रिकॉर्ड को अभी हासिल कर लिया गया रेंजर्स की जानिब से। वहां जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया था रेंजर्स की जानिब से, उसका नाम था कामरान मुनीर अंसारी। ये आईटी डिपार्टमेंट का उनका एक्सपर्ट था जिसको रेंजर्स ने वहां से गिरफ्तार किया था। बाकी तमाम हमला वहां से फरार होने में कामयाब हो गया था। उसके बाद जब रेंजर्स ने तीसरी कार्रवाई की थी नेशनल हॉकी स्टेडियम से, तो वहां पर रेंजर्स ने जिसको गिरफ्तार किया था उसमें था काशिफ हुसैन शाह और मोहम्मद इमरान। ये दोनों जो थे वो दफातर के अमले में शामिल होते हैं और वहां से 3-4 रेंजर्स ने लैपटॉप और अहम रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा हमने देखा कि जो तीसरे दफ्तर में जो रेंजर्स ने जहां छापा मारा, वहां पर जो रिकॉर्ड था वो यकीनन बहुत बड़ा एक कमरा था जहां पर रैगों में फाइलें भरी पड़ी थी। रेंजर्स ने वहां 1 घंटा लगा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुहेब। तफसील बता रहे थे हमें कि आज रेंजर्स ने जो छापे मारे हैं आसिफ जरदारी के करीबी दोस्त के दफातर पर, उनकी अहमियत क्या है और वहां से क्या क्या कुछ चीजें अपने कब्जे में ली गई हैं। ओमनी ग्रुप की तफसीलात भी हमने आपके सामने रखी। रेंजर्स के इन छापों के सियासी असरात क्या होंगे और आसिफ जरदारी साहब की वतन वापसी के मुल्की सियासत पे असरात क्या होंगे, ये सब तफसील से बात करेंगे खुर्शीद शाह साहब से एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान जमहूरियत का ऑल्टरनेटिव हमारे पास जो है वो बड़ा खौफनाक और भयानक है। जमहूरियत को हम गिरेज नहीं करने देंगे। 27 को इंशाअल्लाह आप लोग को खुशखबरियां भी दूंगा। जी वेलकम बैक। 18 महीने की खुद साख्ता जलावतनी खत्म करके आसिफ अली जरदारी साहब आज वतन वापस आ गए। 25 जून 2015 को आसिफ जरदारी साहब तब मुल्क से रवाना हुए थे, खुद साख्ता तौर पर जिलावतन हो गए थे जब कराची में रेंजर्स के छापों की बाज़गश्त सुनाई देने लगी थी और ये भी अफवाहें या खबरें आना शुरू हो गई थी कि आसिफ जरदारी साहब के करीबी साथियों पर घेरा तंग हो रहा है।
25 जून को आसिफ जरदारी मुल्क छोड़ के दुबई रवाना हो गए थे और उसके 2 ही महीने बाद अगस्त में उनके करीबी साथी डॉक्टर आसिम को गिरफ्तार कर लिया गया था। 18 महीनों के बाद आज जब आसिफ जरदारी साहब वतन वापस आ रहे थे तो उनकी आमद से चंद घंटे पहले उनके एक और करीबी दोस्त अनवर मजीद के घर पर दफातर पर छापा मारा गया। 2 दफातर पे छापा मारा गया, असलहा वहां से बरामद किया गया, 5 अफराद गिरफ्तार किए गए, कुछ अहम रिकॉर्ड दस्तावेजात भी कब्जे मिली गई हैं। इन छापों का आसिफ अली जरदारी साहब की सियासत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत, कराची की सियासत पे क्या असर पड़ेगा और आसिफ जरदारी साहब की वतन वापसी से मुल्की सियासत पे क्या असरात होंगे? क्या एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बन सकेगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान, खास तौर पे क्योंकि आसिफ जरदारी साहब मुफाहिमत के बादशाह माने जाते हैं। इन्हीं मामलात पे बात करेंगे। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कराची के मरकजी रहनुमा फैसल वाडा साहब, जबकि सवाल हम ये भी उठाएंगे कि विफाकी इदारे रेंजर्स ने कराची में आज छापे मारे हैं, क्या विफाक वाकई इनसे लाइल्म था या अहकामात इस्लामाबाद से आए थे? ये सवाल करने के लिए, इनका जवाब लेने के लिए मेरे साथ हैं नून लीग के मरकजी रहनुमा वज़ीर आज़म साहब के तर्जुमान हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब। और पहले मुझे ये बताइएगा कि ये विफाकी इदारे रेंजर्स ने आज छापे मारे हैं आसिफ जरदारी की वतन वापसी से कुछ घंटे पहले उनके दोस्त के दफातर पे, विफाक लाइल्म था या अहकामात इस्लामाबाद से ही आए थे? देखिए, वफाक ने तो रेंजर्स की खिदमात जो हैं वो सूबे के हवाले कर रखी हैं और सूबाई जो अमन कायम करना है और जो इम्प्लीमेंटेशन लॉ एंड ऑर्डर की है वो तो सूबाई हुकूमत जो है उसके 18वीं तरमीम के बाद उनके हिस्से आता है। और आपको ये भी मालूम है कि जो भी कार्रवाई सिंध के अंदर होती है वो एपेक्स कमेटी जो है उसके हुक्म से होती है और एपेक्स कमेटी जो है उसको तो चीफ मिनिस्टर साहब खुद उसकी सदारत करते हैं। आज के छापों का वफाकी हुकूमत को इल्म था? देखिए, वफाकी हुकूमत का तो जो दायरा कार है वो इतना है कि अगर कोई भी सूबा जो है किसी भी वफाकी फोर्स को इंक्लूडिंग जो हमारी रेंजर्स की फोर्स है वो मांगे तो वो सूबे के हवाले कर। मैं दायरा इख्तियार का सवाल ही नहीं कर रही, मैं तो इल्म होने या इल्म ना होने का सवाल कर रही हूँ कि आज के छापों का विफाक को इल्म था, विफाकी हुकूमत को इल्म था, वज़ीर आज़म साहब को, चौधरी निसार साहब को इल्म था? देखिए, नहीं, चौधरी निसार साहब के बारे में तो मुझे मालूम नहीं है, मैं जिसारत नहीं कर सकता उनके बारे में बोलने की, लेकिन मेरे इल्म के अंदर ये बात नहीं थी और मैंने आपको वो बात बताई है जो आइन और कानून के तहत है कि हर आप वज़ीर आज़म के तर्जुमान हैं, आप वज़ीर आज़म के तर्जुमान हैं कि आप समझते हैं या आप ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब के इल्म में नहीं था जो आज छापे कराची में हुए? नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि मेरे इल्म में नहीं था और मैं साथ के साथ बार बार आपको ये बता रहा हूं कि सूबे की तमाम कार्रवाई जो है वो सूबा करता है और उसको लीड करता है। लेकिन मैं आपसे सवाल आपके हवाले से सवाल नहीं कर रही, मैं सवाल आपसे आपकी सरकारी हैसियत के हवाले से कर रही हूँ कि आप वज़ीर आज़म साहब के तर्जुमान हैं, लेकिन बहरहाल या तो जवाब नहीं है या जवाब देना नहीं चाह रही। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपको बार बार सरकारी नहीं, मैं आपको बार बार कानूनी और आईनी हकीकत बता रहा हूं, लेकिन आप बार बार उसको पोलराइज और पोलिटिसाइज करने की कोशिश कर रही हैं और मैं वो पोलिटिसाइजेशन नहीं होने दे रहा, इस वजह से आपको बुरा लग रहा है। नहीं, मैं पोलिटिसाइज करने की कोशिश नहीं कर रही, लेकिन ये हकीकत है कि जरदारी साहब की वतन वापसी चंद घंटे पहले उनके दोस्त के दफातर पे छापे मारे जाएंगे तो इससे तासुर सियासी तो लिया जाएगा और पीपल्स पार्टी ने भी कहा है कि ये छापे सियासी अहकामात पे मारे गए हैं। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, मैं आपको ये बनाना रिपब्लिक तो है नहीं, ये मुल्क कवानीन के तहत चलता है और आइन के तहत चलता है और आइन के तहत जब एक सूबा कोई फोर्स मांगता है तो उसके हवाले कर दी जाती है और ये खुद भी सूबाई हुकूमत कह चुकी है कि जो एपेक्स कमेटी की जो लीडरशिप है उसकी कमान उनके हाथ में है और हर चीज उनकी ज़ेर क़यादत होती है। लेकिन पीपल्स पार्टी की क़यादत के खासतौर पे मौला बख्शानियों साहब का, वो मुशीर इत्तलात हैं सिंध हुकूमत के, उनके बयान से तासुर मिल रहा है कि सिंध हुकूमत को खुद मालूम नहीं था आज के छापों का और उनका ये कहना है, उनका ये तासुर है कि ये छापे विफाकी हुकूमत के अहकामात पर या एमा पर मारे गए हैं।
देखिए, हमें तो पीपल्स पार्टी की क़यादत में से किसी शख्स ने अभी तक ये नहीं कहा, मैं आपसे ये सुन रहा हूँ, ना कोई ऐसा उनकी तरफ से मुरासला आया है, ना किसी ने वर्बली कम्युनिकेट किया है। तो ये आपके सिर्फ इदारे की तरफ से मैं पहली मर्तबा सुन रहा हूं। नहीं, इदारे की तरफ से नहीं, ये सियासी बयानात है। हमारा इदारा ये आप तक खबर नहीं पहुंचा, खबर तो खैर हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये सियासी बयान मौला बख्श साहब का है और कमर जमान कायरा साहब का। आपने उनके बयानात भी नहीं सुने, आपको रेंजर्स के छापों का भी इल्म नहीं था। फैसल वोडा साहब, आप कैसे देखते हैं जरदारी साहब के आने से चंद घंटे पहले उनके एक और करीबी दोस्त उनके दफातर पे छापे? डॉक्टर आसिम पहले ही जेर हिरासत हैं, क्या कहेंगे आप? क्या इससे क्या देख के आ रहे हैं आप कराची में? फैसल वोडा साहब को आवाज नहीं जा रही है, एक ब्रेक लेंगे और जब वापस आएंगे तो फैसल वोडा साहब डॉक्टर मुसद्दिक साहब से इस पर मजीद बात करेंगे। आसिफ अली जरदारी मुल्क की एक बड़ी बीमारी। जी वेलकम बैक। आसिफ जरदारी साहब वतन वापस आ गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अब तहरीक इंसाफ और नून लीग के साथ ताल्लुकात कैसे रहेंगे, मुल्क की सियासत पे इसके असरात क्या होंगे? फैसल वोडा साहब अस्सलाम वालेकुम, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो आप क्या देख रहे हैं, कराची की सियासत पे असरात क्या होंगे? जरदारी साहब की वतन वापसी से चंद घंटे पहले उनके एक और दोस्त के दफाते पे छापे, डॉक्टर आसिम पहले ही जेर हिरासत हैं, क्या देख रहे हैं आप कराची की सियासत में? शुक्रिया फरीदा साहब। देखिए, सबसे पहले तो ये कि इसके दो ही मतलब हो सकते हैं। एक तो वफाक का जो स्टाइल है कि उनको लग रहा है कि 27 को कोई पीपल्स पार्टी अपना लाएमल देगी, तो उन्होंने एक टेस्टर दिखा दिया है कि हम इस नहज तक जाएंगे और अगेन चौधरी निसार के थ्रू ये ऑपरेट कराया गया है। और फिर नून लीग ही हमेशा चौधरी निसार से करवाती भी है और चौधरी निसार को निकलवाने के लिए भी पीपल्स पार्टी से नाम दिलवाती है। एक ये है तासुर। दूसरा तासुर ये दिया गया है कि शायद अगर वफाक ने नहीं किया, हुकूमत ने नहीं किया, तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई डील नहीं है, ये सिग्नल देने की कोशिश की गई है। तो आइंदा आने वाले 72 घंटों में पता चलेगा कि सिचुएशन एक्चुअल है क्या, वफाक है कि वफाक का तरीकेकार हमेशा ये रहा है, वो बात कुछ करते हैं, कहते कुछ है, दिखाते कुछ है और करते कुछ है कि ये एस्टैब्लिशमेंट। मैं यही मुसद्दिक मलिक साहब से सवाल करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उन्होंने उल्टा मुझ पे इल्जाम लगा दिया कि आप पॉलिटिसाइज कर रही हैं इस मामले को। नहीं, मैं माफी चाहता हूँ। मेरा Just on a light note, मुसद्दिक साहब, just on a light note। देखिए गरीदा साहब, ये तो खैर नून लीग का हमेशा तर्ज है। मुसद्दिक मलिक साहब शरीफ आदमी है, जब ये मजबूर हो जाते हैं जवाब नहीं देते। मैं अप्रिशिएट करता हूँ इनके इस बात को भी। दूसरी चीज ये देखिए, मेरा सियासी खिलाफ जहां भी है पीपल्स पार्टी से वो अपनी जगह पर है, लेकिन आज तक बड़ा अजीब सा मजाक हुआ है कि भुट्टो साहब को जुडिशियल मर्डर किया जाता है, को पूरे जिंदगी कोर्ट कचहरियों के धक्के खिलाए जाते हैं, 11 साल जरदारी साहब की जवानी के ले लिए जाते हैं, प्रूफ कुछ नहीं होता। और उसकी मुस्तरफ दूसरी तरफ पे नवाज शरीफ साहब को हेलीकॉप्टर केस में फिर एक शहजादे के लेटर में बचा लिया जाता है। पहले 14 साल की सजा उनको दी जाती है, डिबार किया जाता है इलेक्शन से, और फिर उनकी एग्जाइल से वापसी के अंदर वही कोर्ट्स उनको इजाजत भी दे देती है, उनकी 14 साल की सजा भी खत्म कर देती है। तो ये एक अजीब सा मजाक सा सिचुएशन है। तो यहां तक मैं जरूर अपनी सियासी मुखालफत रखते हुए पीपल्स पार्टी की ये बात तो करूंगा कि छोटे सूबे या सिंध तक ये बात होती है। ऑपरेशन की बात करें तो कराची तक स्पेसिफिक ऑपरेशन रहा, और उसके बाद ना वो सिंध में गया ना पंजाब में तो कभी गया ही नहीं। तो इसका मतलब ये कि सिंध और कराची ही इफेक्टिव रहे। मुझे ये सवाल करने की इजाजत दें, आपने पहले कहा कि जो 27 दिसंबर का पीपल्स पार्टी की डेडलाइन है, जो उनका प्लान है, नून लीग कहीं ना कहीं उससे परेशान है, तो क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी, खासतौर पर जरदारी साहब के रिटर्न के बाद कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ में मुफाहिमत हो सके? क्योंकि अभी तक आप लोगों का लव हेट रिलेशनशिप चल रहा है। बिलावल को आप लोग एंडोर्स करते हैं, जरदारी साहब को एंडोर्स नहीं करते, खुर्शीद शाह साहब को आप एंडोर्स नहीं करते। तो अब मुफाहिमत का कितना चांस है, खासतौर पर अगर एंटी नवाज कोई तहरीक चलानी है तहरीक इंसाफ ने और अपोजिशन ने मिलकर? गरीदा साहब, देखिए सबसे पहले तो ये कि अभी तक तो पीपल्स पार्टी की तरफ से सियासी बयानात ही हैं,
कि हम ये एहतसाब करेंगे और पनामा में नवाज शरीफ साहब को रहने नहीं देंगे, क्योंकि इससे पहले सहारा पीपल्स पार्टी ने दिया है। हैविंग सेड दैट, बिलावल साहब, एतजाज साहब और आप जरदारी साहब की बातों से ये लग रहा है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि सियासी जो स्टेटमेंट्स है, बयानात हैं, उसका लाएमद 27 को बताएंगे और नेक्स्ट 72 आवर्स में बताएंगे कि सड़कों में निकलेंगे तो फिर पॉसिबिलिटीज आर देयर, बिल्कुल पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एहतसाब के अमल के लिए 27 को लाएमल दें, जिसका हम शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल है कि हम एक कंटेनर में हो, दूसरे कंटेनर में हो, जरदारी साहब के साथ अलायंस इमरान खान जरदारी साहब के साथ एक कंटेनर पे हो, पॉसिबिलिटी है। के दिन तक आज के सियासी बयानात हैं और जितनी गर्मी बिलावल साहब एंडोर्स करते हैं कि वो करेंगे, उतनी नरमी आज और सर्द जरदारी साहब के बयानात थे। साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? किंग उनको कहा जाता है, तो आज उनका मे भी उन्होंने कहा 27 के लिए रखेंगे सारी चीजें और खुशखबरी देंगे। तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर तो पीपल्स पार्टी भी एक्सपोज हो जाएगी। तो हमारे लिए तो साहब मुझे सुन नहीं पा रहे, वरना मैं उनसे सवाल करूंगी। मुसद्दिक मलिक साहब, यही सवाल लेके मैं आपकी तरफ आऊंगी कि 27 के बाद इमरान खान जरदारी साहब एक कंटेनर पे हों, वाडा साहब का मेरा ख्याल है कि इशारा इसी तरफ था, तो नून लीग के लिए सिचुएशन बहुत खतरनाक होने जा रही है। देखिए, पहले तो वो क्या कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके शुक्र है आज इनको पीपल्स पार्टी की तारीख याद आई है और इन्होंने किसी अकीदत के साथ पीपल्स पार्टी का नाम लिया, वरना तो पीपल्स पार्टी का जिस तरह ये नाम लेते हैं और जो अलकाबात जरदारी साहब को दे चुके हैं और चेयरमैन बिलावल को दे चुके हैं, वो तो खुदा जानता है और आपके तमाम ये प्रोग्राम देखने वाले लोग जानते हैं। तो बहुत हम तो बड़े अम्यूज्ड होंगे जिस दिन वो धांधली के और चोरी के इल्जामात जो इन्होंने लगाए हैं पीपल्स पार्टी के, उसके बाद पहले जैसे ये खड़े हुए थे खुर्शीद शाह साहब के पीछे, ये दोबारा अब जरदारी साहब के पीछे खड़े होंगे, तो हमें तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी और ज़रा अब लोग भी देखेंगे। और दूसरे ये जो इन्होंने जिक्र किया पीपल्स पार्टी की तमाम जो सहूबतें उनको पर गुजरी हैं, बिल्कुल हम तो हमेशा उनका जिक्र करते हैं और प्राइम मिनिस्टर को भी जिस केस के अंदर पहले फांसी की सज़ा दिलवाने की कोशिश की और उसके बाद उनको 14 साल जो भी सज़ा दिलवाई और फिर उनको जब एग्जाइल में भेजा गया, तो उस वक्त वो आमिर जो थे उनका रेफरेंडम इमरान खान साहब लड़ रहे थे और सबसे ज़्यादा पेश थे और उसे लेकर आगे जा रहे थे। तो ये थोड़ा सा याद कर लें वो तमाम तारीख। लेकिन हमारा नुक्ता नज़र ये है कि पीपल्स पार्टी आई है, पीपल्स पार्टी एक मैच्योर जमात है, हमें कभी उम्मीद है कि वो पार्लिमानी तरीक़ाकार इख्तियार करेंगे और पार्लिमान के अंदर भी और पार्लिमान के बाहर भी मुज़ाकरात भी करेंगे। हो सकता है हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट भी करें और अगर प्रोटेस्ट करेंगे कानून और आइन के हवाले से तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और पीटीआई को भी अगर हमसे मुज़ाकरात करना चाहेगी या आइन और उसकी रूह से अगर जलसे जुलूस करना चाहेगी, इन्होंने पहले भी किए हैं, तो इनको भी इजाज़त दी जाएगी। तो आइन और कानून के मुताबिक ये जो भी जमहूरी अमल अपनाना चाहेंगे उसके सामने हुकूमत उसके आड़े नहीं आएगी। वाडा साहब, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब की बात आपने सुन ली। आपने कहा था कि 27 के बाद प्लान देखते हैं कि पीपल्स पार्टी क्या देती है, जरदारी साहब क्या प्लान देते हैं, और उसके बाद ऑप्शन है कि इमरान खान और जरदारी साहब एक ही कंटेनर पे नून लीग के खिलाफ हो। ये बड़ी हैरत की बात होगी बहुत सौ के लिए। देखिए गरीदा साहब, मैंने कहा पॉसिबिलिटीज हैं, एक कंटेनर होते हैं, साइड बाय साइड चलते हैं। देखिए हमें तो एहतसाब से हमारा कंसर्न एहतसाब का, और हमने मुसद्दिक मलिक साहब की बात बिल्कुल मैं उसको इंडोर्स करते हुए उनकी बात याद दिलाऊं कि देखिए जी, अगर हमने रेफरेंडम किया तो हमने माफी मांगी उस गलती की, लेकिन आपकी तो सियासी पैदाइश, आपके सियासी वालिद ज़ियाउल हक साहब है, आप आमरीत की गोद से पैदा हुए और आपने उनके साथ भी वही तर्ज सियासत रखा कि एहसान फरामोशी की जो आपने बाकी पाकिस्तानी कौम के साथ की, और आप असेंबली के फ्लोर पे आपने झूठ बोला है। तो हम तो असेंबली में आए हैं उसके तकद्दुस को देखने के लिए कि उस असेंबली में झूठ बोलने वाले के साथ क्या किया जाता है। और नवाज शरीफ साहब का नाम जमहूरियत नहीं है, जमहूरियत में कोई और इंसान भी आपकी पार्टी से हो सकता है। एहतसाब के अमल के अंदर हम जो पहले दिन से हमारा स्टांस है कि जो नवाज शरीफ साहब के लिए एहतसाब है जिसमें वो झूठे साबित हो गए, करप्शन उनके ऊपर साबित हो गई, वो कतरी शहजादे के लेटर के पीछे छुप रहे हैं, वही एहतसाब का अमल हम चाहते हैं इमरान खान साहब के साथ हो, वही एहतसाब का अमल जरदारी साहब का हो। देखिए इल्जामात दर इल्जामात, आप लोग तो कतरी शहजादे के पीछे छुप गए और कतरी शहजादे को आप क्या ऐसा देते हैं, आपने मुल्क का बाप बना दिया कतरी शहजादों को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल वाडा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मलिक साहब, आपका ही बहुत शुक्रिया। आसिफ जरदारी की वतन वापसी के बाद
पीपल्स पार्टी के सियासी ताल्लुकात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग के लिए कैसे होंगे, इस पर आप बात सुन रहे थे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम पाक सरजमीन पार्टी के हवाले से बात करेंगे। हैदराबाद के पक्का किला ग्राउंड में वो अपना एक बड़ा जलसा कर रहे हैं, लेकिन क्या पाक सरजमीन पार्टी अपना सियासी किला पक्का करने में कामयाब हो सकी है? जी वेलकम बैक। पाक सरजमीन पार्टी आज हैदराबाद के पक्का किला में अपनी सियासी ताकत और अवामी ताकत का मुजाहरा कर रही है। 10 महीने हो गए हैं। मार्च में जब मुस्तफ़ा कमाल साहब वतन वापस आए थे तो उन्होंने पाक सरजमीन पार्टी के क़याम की बुनियाद रखी थी। 10 महीने बाद भी आज ये सुनने में आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब अपनी पार्टी के मुस्तकबिल किलाए अमल के बारे में कोई बड़ा ऐलान करेंगे। इन 10 महीनों बाद भी पाक सरजमीन पार्टी का सियासी लाया अमल क्या है ये अभी तक वाज़ेह नहीं है और अभी तक बज़ाहिर पाक सरजमीन पार्टी अपना कोई भी पक्का सियासी किला बनाने में कामयाब नहीं हो सकी। ऐसा क्यों है ये सवाल करेंगे और आइंदा की स्ट्रैटेजी क्या है पाक सरजमीन पार्टी की। जमात के सेक्रेटरी जनरल रजा हारून साहब फोन लाइन पे मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रजा हारून साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। 10 महीने हो गए हैं आपकी पार्टी को कायम हुए, लेकिन अभी तक आपकी फ्यूचर स्ट्रैटेजी क्या है वो वाज़ेह नहीं है। कोई पक्का सियासी किला आप लोग नहीं बना सके अपनी जमात के लिए। वालेकुम सलाम। पक्का सियासी किला आज पक्का किला में बन रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह 10 माह में हम सियासत को अच्छी तरह समझते हैं। पाकिस्तान के लिए सियासत कर रहे हैं, पाकिस्तान के एक आम आदमी के मसाइल के हल के लिए सियासत कर रहे हैं। हम समझते हैं इस बात को कि क़याम के फौरन बाद जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो तंजीम साजी होती है। बगैर तंजीम साजी के बड़े बड़े दावे करना, बड़ी बड़ी बात करना, इट मीन्स नथिंग। हम पार्टी को भी समझते हैं, सियासत को भी समझते हैं, तंजीम साजी को भी समझते हैं। नई पार्टी जरूर होगी जरीरा, लेकिन हम पुराने लोग हैं। 30 साल हमारा सियासत का दौरानिया है, तजुर्बा है। हमने ये 8 से 9 महीने लगाए हैं पूरे मुल्क में पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने में। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के चारों सूबों समेत गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और पाकिस्तान से बाहर भी बरतानिया, अमरीका, मिडल ईस्ट, सऊदी अरब, दीगर कई ममालिक हमारा तंजीमी सेटअप जो है वो हमने 9 महीनों में एस्टैब्लिश किया, उसको पक्का किया है और हम बिल्कुल एक प्लान रखते हैं। आज मुस्तफा कमाल साहब अपनी जो स्पीच इस पर कर रहे हैं जो जारी है उसमें एक आम आदमी के इश्यूज, एक आम आदमी के मसाइल पर ही गुफ्तगू कर रहे हैं। हम अपना मैनिफेस्टो भी रखते हैं, अपना प्लान भी रखते हैं। लेकिन जिस तरह से आप लोग आए थे शुरू के चंद महीनों में आप लोगों ने बड़ी बड़ी विकेटें उड़ाई थी, उसके बाद कराची के अलावा और हैदराबाद के अलावा पाक सरजमीन पार्टी की कोई नुमाया प्रेजेंस अभी तक नजर नहीं आती 10 महीने में। आहिस्ता आहिस्ता उधर जाहिर है जो काम हमने शुरू किया, हमारी मेजोरिटी की तादाद जो है लीडरशिप की, उसका ताल्लुक कराची से था, कराची हैदराबाद से था। यहाँ से हमारे काम का आगाज हुआ, इसको लेकर हम बाहर गए। दीगर सूबों की डायनामिक्स, पॉलिटिकल डायनामिक्स जरा मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ये बात दुरुस्त है आपकी कि जिस तरह के बड़े नाम आपको कराची हैदराबाद के अर्बन सेंटर से पाक सरजमीन पार्टी में शामिल होते नजर आए, अब तक उतने बड़े नाम नहीं दीगर सूबों से उन्होंने हमें ज्वाइन किया। लेकिन ट्रस्ट में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ बहुत बड़े बड़े नाम हमसे राब्तों में भी हैं। वो अपनी अपनी सियासी पार्टियों के मुस्तकबिल को भी देख रहे हैं। ठीक है। बहुत बड़ी सियासी पार्टी जो है उसके बहुत बड़े बड़े रहनुमा इस वक्त अपनी पार्टी को छोड़कर पाक सरजमीन पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। मुनासिब वक्त का इंतजार हो रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रजा हारून। सरजमीन पार्टी के सेक्रेटरी जनरल बात करते और कह रहे थे कि 10 महीने में अभी वो सिर्फ अपनी जमात की तंजीमी बुनियादें और सियासी बुनियादें कायम कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद वो फैलेंगे और न सिर्फ पार्टी अपना कोई पक्का सियासी किला बनाने में कामयाब हो जाएगी बल्कि पूरे मुल्क से बड़े बड़े नाम भी अपने साथ शामिल करेगी। ये था आज का प्रोग्राम, देखने का शुक्रिया। आज सी यू टुमारो।